हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं? स्वागत आप सभी का एक और शानदार से लेक्चर दैट इज वेव ऑप्टिक्स #NTKB दैट इज नीड टू नो बेसिक। जितना आपको जरूरत है बेटा वेव ऑप्टिक्स के अंदर फॉर योर अपकमिंग एग्जाम उतना ही आपको बताया जाएगा। एंड आई होप आप सभी को इस सीरीज से थोड़ा बहुत तो बेनिफिट हो ही रहा होगा, एटलीस्ट फॉर द थ्योरी रिविजन। इनकेस अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके साथ आपको क्वेश्चंस भी चाहिए तो डू कमेंट। आपको क्वेश्चन किसी और फॉर्म में चाहिए, टॉप 10 क्वेश्चन टाइप चाहिए, PYQs चाहिए, या कुछ और अगर ऐसा कुछ चाहिए तो डू लेट मी नो, वी विल मेक द वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की बिना किसी बातचीत के। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ द वेव फ्रंट एंड द रे। तो क्या है बेटा वेव फ्रंट, किसे कहते हैं, रे? सो वेव फ्रंट होता है बेसिकली लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग द सेम फेज। जिन सबका फेज क्या होता है बेटा, सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल के लेट से कि अगर हम यहीं कहीं पे पत्थर मारते हैं तो ऐसा हमने देखा होगा, पत्थर जब मारते हैं तो ऐसे अलग अलग क्या होती है, वेव पैदा होती है। इस तरीके से ऐसा आपने देखा होगा पानी के अंदर पत्थर मारते हुए। खाली इंसान कुछ तो करेगा ही सही, तो खाली इंसान पत्थर ही मारता है, तो ये काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब देखोगे तो ये एक ही टाइम पर ऊपर जाते हैं और एक ही टाइम पर फिर वापस नीचे आते हैं, है ना। तो दैट मीन्स इनका जो फेज है वो क्या है, सेम है। तो एक ऐसे इस सरफेस के ऊपर अगर मैं सारे पॉइंट देखूँ, अगर सारे के सारे पॉइंट्स एक ही टाइम पे ऊपर जा रहे होंगे, एक ही टाइम पे नीचे आ रहे होंगे, तो हम लोग क्या पाएंगे कि दे आर हैविंग दी सेम फेज। ठीक है, सो वेव फ्रंट उन सारे पॉइंट्स का, जिन सारे पॉइंट्स का फेज सेम है, उन सबको हम लोग कहते हैं वेव फ्रंट। इट्स अ लोकस, इट्स अ पाथ बेसिकली, है ना। Now what is wavelet? Wavelet is a point of disturbance due to propagation of light। जब लाइट कहीं पे प्रोपोगेट करेगी तो लाइट के वाइब्रेशंस हैं, वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो जब वो किसी के थ्रू पास करेगी तो बेटा वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। डिस्टर्बेंस का मतलब है कि एक सोर्स पैदा करेगी, एक और सोर्स पैदा करेगी। ठीक है, एंड व्हाट इज रे? अ लाइन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, यानी कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लाइन। तो लेट से कि अगर इस तरीके से देखें तो ये हमारे पास अगर इसके परपेंडिकुलर हो जाए तो ये हमारी क्या कहलाएगी बेटा, रे कहलाएगी। रे का एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, सो इट्स लाइक दिस। तो दिस इज दीज ऑल आर वेव फ्रंट्स। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिस इज रे। ठीक है, चलिए अब अलग अलग वेव फ्रंट के अलग अलग वेव फ्रंट बनते कैसे हैं, अलग अलग सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई सोर्स कैसा है। तो सोर्स पे डिपेंड करेगा कि वेव फ्रंट कैसा है। तो अगर हमारा पॉइंट सोर्स है और फाइनाइट डिस्टेंस में रखा हुआ है तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, अगर फाइनाइट डिस्टेंस पर है और पॉइंट सोर्स है तो कैसा बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, कैसा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, भले ही चाहे पॉइंट सोर्स ही क्यों ना हो, तो कैसा बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट। कैसा बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट। तो यानी कि जब सोर्स हमारा इंफिनिटी पर होगा तब हमारा वेव फ्रंट कैसा बनेगा, प्लेनर बनेगा। एंड अगर हमारा सोर्स जो है एक्सटेंडेड होगा या लीनियर सोर्स होगा, लाइन सोर्स होगा, तो उस केस में कैसा बनेगा बेटा, हमारा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, तो तीन वेव फ्रंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्फेरिकल, प्लेनर एंड सिलिंड्रिकल। तो स्फेरिकल कब बनता है, जब हमारे पास पॉइंट सोर्स होता है, फाइनाइट डिस्टेंस पर होता है। प्लेन वेव फ्रंट कब बनेगा, जब हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई चीज होती है रे, तो लाइट कैसे आती है बेटा, पैरेलल रेज भी आती है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कहीं से लाइट रे ऐसे पैरेलल आ रही होगी तो वहां पर जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, प्लेनर बनेगा। एंड सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट इन केस ऑफ ए लाइन सोर्स। ठीक है, लाइन सोर्स जब हमारे पास लीनियर सोर्स होगा, यानी कि ट्यूबलाइट जैसे सोर्स होता है, लंबा सोर्स होता है, उन सब के लिए सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अलग अलग केसेस के अंदर हमारे पास अलग अलग वेव फ्रंट्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करते हैं प्लेन के थ्रू, तो बेटा लेट सपोज कि ये हमारे पास कोई ऐसा प्लेन मिरर है एंड यहाँ से एक लाइट रे आ रही है लाइक दिस, इस तरीके से। सो लेट्स से एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से लाइट रे ऐसे आई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगी। लाइट रे अगर ऐसे आ रही है बेटा तो इसके वेव फ्रंट इस तरीके से। ठीक है, एंड जब टकरा कर वापस जाएगी तो वो इस तरीके से, क्योंकि वेव फ्रंट जो है हमेशा लाइट के कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइट। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा था बेटा, दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट। कैसा था ये, प्लेनर। तो जो हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो भी कैसा रहा बेटा, प्लेनर। ठीक है, नो चेंजेस। देन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, तो बेटा कॉनकेव मिरर हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है।
दिस इज द कॉन्केव मिरर लाइक दिस, कुछ कुछ ऐसा सा दिखता है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे एक बोलते हैं कि भाई हमारे पास इनफाइनाइट पर कोई सोर्स है, यानी कि इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेनर। दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट। एंड लाइट रे जो है वो कैसे आ रही है बेटा, पैरेलल आ रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर इनफाइनाइट पर है तो लाइक दिस। सो लाइट रे अगर ऐसे आ रही होगी तो ऐसे जाएगी, कन्वर्ज करेगा, ठीक है, कन्वर्ज करेगा लाइक दिस। एंड जब कन्वर्ज करेगा तो लाइट रे ऐसे आएगी। तो नाउ इसको अगर आप ऐसे देखें कि इस तरीके से, तो इसके जो वेव फ्रंट बनेंगे वो स्फेरिकल वेव फ्रंट लाइक दिस, इस तरीके से। एंड ये वेव फ्रंट भी इसके क्या होंगे, ऐसे परपेंडिकुलर। वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी रे ऑफ लाइट, ठीक है। देन वी हैव रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, ऐसे हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर की तरफ से हो सकता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर का फटाफट से खुद बना के देख लीजिए कैसे बनेगा। तो लेट्स से दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर एंड लेट्स से कि लाइट रे ऐसे पैरेलल आई तो ऐसे डाइवर्ज करेगी, एंड ऐसे पैरेलल गई तो ऐसे डाइवर्ज करेगी। एंड वेव फ्रंट जो है वो कैसा हो जाएगा बेटा, प्लेनर, क्योंकि इनफाइनाइट पर सोर्स है। तो इसके लिए कैसे बनेगा, इसके लिए अगर इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ इमेज बनेगी, तो इसको आप सोर्स की तरह मान लो। एंड जब सोर्स की तरह मानोगे तब देख पाओगे कि भाई यहाँ पर जो वेव फ्रंट बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनना चाहिए, लाइक दिस, इस तरीके का ऐसा वेव फ्रंट बनना चाहिए, इस तरीके का, ठीक है। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा था, प्लेनर। इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा था, प्लेनर। एंड जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो कैसा हो गया बेटा, स्फेरिकल, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो यू कैन सी कि लेट से कि अगर ये एक नॉर्मल है, ये बाउंड्री है, एंड लेट से लाइट रे ऐसे आई तो यहाँ से ऐसे बेंड करेगी इधर की तरफ, एंड ये हमारे पास इस तरीके से ऐसे क्या हो जाएंगे, प्लेनर सरफेस हो जाएंगे, ठीक है। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट हमारा कैसा है बेटा, प्लेनर है। तो जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा वो भी कैसा हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा, नो चेंजेस, ठीक है। चलिए, देन रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। सो बेटा कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन कैसे होगा, तो लाइक दिस, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। पैरेलल अगर आई तो बेटा फोकस पे पास करेगी लाइक दिस। एंड जहां पे कन्वर्ज कर रही है, अब ये जो कन्वर्जेंस है, ठीक है, ये जो कन्वर्ज कर रही है यहाँ पे जो मिल रही है, तो इसको अगर आप सोर्स की तरह एक ट्रीट कर लें तो आप इसको देख पाएंगे कि भाई यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ पर ऐसे इस तरीके से सोर्स होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा था बेटा, प्लेनर। इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा था, प्लेनर। एंड रिफ्लेक्टेड जो हमारा रिफ्रैक्शन के बाद आएगा, दैट इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, क्योंकि लेंस के अंदर रिफ्रैक्शन ही होता है, ठीक है। तो आफ्टर इमर्जेंट, यानी कि इमर्जेंट वाला भी कह सकते हो आप, जो बाहर निकलेगा, एंड दैट विल बी स्फेरिकल। कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। तो बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है प्लेनर बनाने के लिए कि भाई आपको लाइट रे के हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। एंड अगर कहीं पे लाइट रे कन्वर्ज कर रही होगी, मीट कर रही होगी, तो वहां पर आपको क्या कर देना है, वहां पर आपको बेटा आपको उसका जो सोर्स की तरह मानना है। एंड पॉइंट सोर्स के लिए कैसा बनता है, स्फेरिकल बनता चला जाता है। तो आप उसके लिए सोचो कि भाई कैसा उसके लिए स्फेरिकल बन जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस आपका होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा खुद से। ये आप करा ही देते हैं, क्या ही होमवर्क देना, वैसे ही आपके पास इतना सारा लोड है, क्या आपको होमवर्क देना। सो लेट से कि हमारे पास इस तरीके से, सो लेट से हमारे पास ये हमारे पास एक ऐसे कॉन्केव लेंस है, एंड यहाँ पर ऐसे डाइवर्स करेगा, एंड डाइवर्स करेगा तो इट विल कन्वर्ट लाइक दिस ओनली। लेकिन लाइट रे तो एक्चुअल में तो यहीं पर ही है ना, एंड ये हमारा सोर्स है। तो इस सोर्स के रिगार्डिंग जो है वो आप देख पाओगे, तो समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। सो इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा है बेटा, इंसिडेंट वेव फ्रंट इज प्लेनर। एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो है, जो बाहर निकल रहा है, वो कैसा है, स्फेरिकल, ठीक है। लास्ट इज प्रिज्म। अगर रिफ्रैक्शन प्रिज्म से हो रहा है
तो अगर लेट से ट्रायंगुलर प्रिज्म कंसिडर करते हैं, सो लाइट रे ऐसे गई, अंदर डेविएट हुई एंड फिर वापस बाहर निकल गई। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट हमारा अगर प्लेनर मानते हैं, दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, दिस इज द प्लेनर। तो हमारा जो इमर्जेंट वेव फ्रंट होगा वो भी कैसा होगा, प्लेनर, ठीक है, लाइक दिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते बेटा इस थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स से हाइगन्स कंस्ट्रक्शन, तो क्या क्या इसमें बातें याद रखनी है, वो तीनों बातें यहाँ लिखी हुई हैं, तो तीनों बातें एक साथ देखेगा कि एवरी पॉइंट जो है हर एक गिवन वेव फ्रंट के ऊपर वो काम करता है किसकी तरह, एक फ्रेश सोर्स की तरह, ठीक है। एंड वो अपने खुद के क्या करता है, स्फेरिकल वेवलेट्स भेजता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स, यानी सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, ठीक है। सो हर एक पॉइंट जो है वेव फ्रंट के ऊपर वो किसका काम करेगा, सोर्स का काम करेगा। द सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में वो स्प्रेड करते हैं विद द वेलोसिटी ऑफ वेव, जो वेव की वेलोसिटी होती है। एंड अगर लाइट की केस में बात करें तो इट्स अ वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि c, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, यानी कि c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इस स्पीड से। And the last is surface touching this secondary wavelet tangentially in the forward direction at any instant delta t gives the position and shape of the new wave front at the instant। तो यानी कि आपको नए वेव फ्रंट की पोजीशन और शेप मिल सकती है अगर आपने लेट से किसी टाइम पे पता था और आपने डेल्टा टी टाइम पे निकाल लिया। तो इन तीनों बातों को कंबाइन कर मैं एक बात सिखाता हूँ आपको, डायग्राम देखिएगा। सो लेट से कि ये हमारे पास एक कोई सोर्स है एंड इसकी वजह से बनाया हम लोगों ने एक स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है, यहाँ पर इसको बनाया एक स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं बेटा वो हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, स्प्रेड करते हैं, एंड हर एक पॉइंट जो है वो किसका काम करता है, सेकेंडरी सोर्स का काम करता है। तो ए बी सी डी ई ये तीसरा काम कर रहे हैं, सेकेंडरी सोर्स का काम कर रहे हैं, ठीक है। नाउ दे स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, तो हर डायरेक्शन में वो स्प्रेड करते हैं कितनी स्पीड से बेटा, द स्पीड ऑफ लाइट। सो लेट से अगर ये c है, अगर ये किसी t टाइम पर है और ये t प्लस डेल्टा t टाइम पर है, तो बेटा टाइम जो डिफरेंस आया वो कितने का है, डेल्टा t का। तो दिस इज c डेल्टा t, दिस इज c डेल्टा t। तो यानी कि अपने को c डेल्टा t टाइम के रेडियस बनाकर आप उसको क्या बना सकते हैं, ऐसा स्फेरिकल वेव फ्रंट बना सकते हैं। ये सेकंड पॉइंट हो गया। एंड थर्ड पॉइंट इज कि जो ये वेव फ्रंट बना है, जो आपने सेकेंडरी सोर्स के वेव फ्रंट बनाए हैं बेटा, इनके ऊपर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दो आप। एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करके अगर आप इसको लोकस ड्रॉ करते हैं, एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करके इसको लोकस ड्रॉ करते हैं, तो ये मिल जाएगा न्यू वेव फ्रंट, ठीक है, न्यू वेव फ्रंट। जो नया वेव फ्रंट है किसी टी टाइम पर वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देखो अगर ये प्लेनर था तो इसके ऊपर भी पॉइंट जो बनेंगे, तो ये तो पॉइंट ही है ना। अगर आप सेकेंडरी वेवलेट चूज कर रहे हो तो पॉइंट ही, एंड पॉइंट के लिए कैसा बनता है, प्लेनर बनता है, सॉरी पॉइंट के लिए कैसा बनता है, स्फेरिकल बनता है। तो हर एक पॉइंट के लिए कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। तो चाहे कोई सा भी हो, हमको बनाना क्या पड़ेगा, स्फेरिकल बनाना पड़ेगा। आपने एक आपका इनिशियल वेव फ्रंट भले ही प्लेनर है, लेकिन जब आपने उसके ऊपर एक पॉइंट सोर्स चूज कर लिया, डिफरेंट पॉइंट चूज कर लिए, तो उसका मतलब आपको कैसे बनाना है, स्फेरिकल बनाना है। तो हमने स्फेरिकल बनाए, एंड सारे स्फेरिकल के ऊपर जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कॉमन टेंजेंट, तो आपको क्या मिलेगा, वेव फ्रंट मिल जाएगा। तो हाइगन कंस्ट्रक्शन से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको किसी टी टाइम पर पता है तो आप t प्लस डेल्टा टी टाइम पर निकाल सकते हो। इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, उल्टा नहीं निकाल सकते। सो इफ एट t प्लस डेल्टा टी टाइम पर आपको पता है, इफ एट t प्लस डेल्टा टी टाइम पोजिशन एंड वेव शेप एंड वेव पोजिशन एंड shape of wave front is known, wave front is known, then at t we cannot find the position and shape of wave front, ठीक है। ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। एंड इसका रीजन क्या है कि भाई जो उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो वेव फ्रंट हम लोगों ने बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं बनाए हैं, ठीक है। सो नो बैकवर्ड प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। तो वेव फ्रंट का बैकवर्ड प्रोपगेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एंड इसी वजह से टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर पता है तो उल्टा नहीं निकाल सकते, टी पर नहीं निकाल सकते, ठीक है। चलिए
फायदे क्या थे इसके, हम बहुत सारे फिनोमेना जो है इससे एक्सप्लेन कर पाए थे, लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एज वेल, हम लोग यहाँ से बता पाए थे, ठीक है। व्हाट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, व्हाट वी कैन नॉट इन्फर जो था वो था पोलराइजेशन, ठीक है। So Huygens principle could not explain why wavefronts of the secondary wavelets are formed in the forward direction, not in the backward direction. Backward direction में क्यों नहीं बनाया, ये वो नहीं बता पाया। इसने लाइट को अज्यूम किया था कि लाइट जो है वो कैसी है बेटा, इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो इसकी वजह से ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट को नहीं बता पाया था, ठीक है। तो दिस इज द वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस हाइगन्स वेव थ्योरी कि इसने लाइट को कैसे माना था, लॉन्गिट्यूडनल माना था, एंड एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी लाइट जो है वो कैसी है बेटा, इट्स अ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। कैसी है, ट्रांसवर्स वेव, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इट कैन नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ द लाइट, वही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे बेटा लॉज और रिफ्रैक्शन भी प्रूव कर सकते हैं, तो हमें डेरिवेशन नहीं सीखना है, हमें बस एक बात सीखनी है कि कौन सा एंगल होता है, बस ये हमें सीखना है, तो ध्यान रखेंगे। सो लेट्स से कि एक लाइट रे ऐसे एक पूरा वेव फ्रंट आके गिर रहा है, एक पूरा वेव फ्रंट आके गिर रहा है, तो लेट्स से दिस इज द लाइट सोर्स एंड वेव फ्रंट जो है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। दिस इज द वेव फ्रंट, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, दिस इज द वेव फ्रंट, ठीक है। यहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये अंदर जाएगा। अब जितनी देर में ये वेव फ्रंट यहाँ से सी तक पहुंचेगा उतनी देर में ये यहाँ से बेंड होके यहाँ पहुंच जाएगा, एंड इस वेव फ्रंट को आप यहाँ पे ऐसे जोड़ सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये हमारा हो जाता है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है बेटा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस आई, तो ये वापस से आई हो जाएगा, दिस इज आई। ऐसे अगर ये आर है तो बेटा ये 90 माइनस आर हो जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। तो कीप इन माइंड कि ये वाला एंगल जो होता है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ये एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज आर, ठीक है। तो इस बात का यहाँ पर बहुत ध्यान रखेंगे। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो μ1 sin i दिस इज इक्वल टू μ2 sin r, ठीक है। एंड sin i की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास sin i इज bc अपॉन में ac, लेट्स से इसको डी कर देते हैं, एंड sin r जो है वो बेटा वो बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास दैट इज ad अपॉन में ac, ठीक है। तो इन दो चीजों से आप इसका सवाल सॉल्व कर पाओगे, ओके। चलिए देन वी हैव नॉन कोहेरेंट एंड कोहेरेंट सोर्सेज, बेटा दो तरह के सोर्सेज भी हमारे पास। तो नॉन कोहेरेंट सोर्सेज, द टू सोर्सेज ऑफ लाइट हुज फ्रीक्वेंसीज आर नॉट सेम, की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, एंड फेज डिफरेंस जो है उनका वो डज नॉट रिमेन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जिनके बीच में फाई जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे फेज डिफरेंस फंक्शन ऑफ टाइम हो जाता है बेटा वो बन जाते हैं नॉन कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है। तो दो इंडिपेंडेंट सोर्स जो होते हैं वो कभी भी आपके कोहेरेंट सोर्स नहीं होते। ध्यान रखना इस बात का कि ऐसा बोलता है कि दो कैंडल, दो बल्ब एक साथ जलाए गए हैं एक ही रूम के अंदर एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली, ठीक है, सेम पावर सब कुछ, तो क्या वो हमारा कोहेरेंट सोर्स का काम करेगा? तो आंसर इज नो, वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, दैट इज इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो हमेशा क्या रहेंगे, नॉन कोहेरेंट रहेंगे, ठीक है। चलिए देन व्हाट इज कोहेरेंट सोर्सेज? तो बेटा कोहेरेंट सोर्सेज वो होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज जो है आर सेम, एंड फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेवलेंथ भी सेम, एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एमिटेड बाय व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। अब यहाँ पे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट विद टाइम, जीरो नहीं है, ठीक है, जीरो नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट। वर्क 5 उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, t टू द पावर 0 फंक्शन इज, ये जो हमारा फेज डिफरेंस है t टू द पावर 0 के प्रोपोर्शनल है, यानी कि टाइम के इंडिपेंडेंट है। नाउ कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, फाई इज कांस्टेंट, इसका मतलब ये है इट कैन बी 0 और इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, बट लेकिन होना क्या चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, एक बार जो है वो है बस, है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब है कि फेज डिफरेंस 0 नहीं,
फेज डिफरेंस जीरो नहीं है, फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, फ्रॉम द सिंगल सोर्स, एक ही सोर्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि एक ही सोर्स के दो सोर्स बना सकते हैं, तब जाके हमें वहां से क्या मिलेगा, कोहेरेंट सोर्स मिलेगा। नाउ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, बेटा ये हम लोग वेव्स का पार्ट भी है, तो इंटरफेरेंस के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, फिनोमेना होते हैं, वो अपने को पता होने चाहिए। सो लेट्स सपोज कि y इज इक्वल टू दैट इज a1 sin ओमेगा t, एंड ऐसे ही लेट्स से कि y2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस 5, मतलब फेज डिफरेंस दिख रहा है आपको, है ना, 5 का फेज डिफरेंस है, एम्पलीट्यूड अलग अलग है। तो इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि इन दोनों का सुपरपोजिशन एक ही पॉइंट पर, यानी कि y1 प्लस y2, यानी कि a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस 5। एंड नाउ जब इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आएगा दैट इज इक्वल टू r इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos 5, जस्ट लाइक द वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। एंड जो रिजल्टेंट एंगल बनाएगा, एंगल बिटवीन r एंड a1 दैट इज गिवन बाय tan phi, और tan थीटा लिख देते हैं क्योंकि फाई तो हमने वहाँ लिखा हुआ है, या tan अल्फा लिख देता हूँ। तो tan अल्फा दिस इज इक्वल टू a2 sin phi डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos phi, ठीक है। तो दिस इज द एंगल बिटवीन दिस, ये भी निकाल सकते हैं। एंड इसकी इंटेंसिटी जो है वो अगर I1 है एंड इसकी इंटेंसिटी लेट्स से I2 है, सो इनके इंटेंसिटीज का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। तो I रिजल्टेंट दिस इज इक्वल टू I1 का स्क्वायर, सॉरी दैट इज I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस रूट ओवर I1 I2 cos phi। तो दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। एंड इंटेंसिटी जो होती है बेटा वो ध्यान रखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हैं बेटा। सो मैक्सिमा का मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, दैट इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब इंटेंसिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम करने के लिए भाई हमारा जो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एम्पलीट्यूड जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फाई पे डिपेंड कर रहा है, एंड cos फाई जो होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए, दैट इज 1। तो cos फाई इज शुड बी 1, तो जो हमारा फाई होना चाहिए दैट इज इक्वल टू 2n पाई, दैट इज इक्वल टू 2n पाई। एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए बेटा डेल्टा एक्स, दैट शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। Relation between part differences, phase differences, relation between part difference and phase difference is delta x or delta phi is equal to 2 pi by lambda into my delta x, ठीक है, this is very important। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा इज फाई शुड बी इक्वल टू 2n पाई एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n लैम्डा, जहां पर n जो है वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव कंडीशन फॉर मिनिमा, एंड मिनिमा की कंडीशन क्या हो जाएगी कि भाई cos फाई जो है, एंड मिनिमा कहेंगे कहाँ पर, जहाँ पे हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जहाँ पे हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि वहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वो मिनिमम होगा, इसका मतलब इंटेंसिटी भी क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। एंड इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा, जो फाई हो जाएगा दैट शुड बी इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई, 2n माइनस 1 पाई, एंड जो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2,
यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ द लैम्डा बाई 2, यानी कि डेल्टा एक्स विल बी लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। जबकि यहाँ पर जो फाई होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। क्योंकि n की वैल्यू जो है हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। सो 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पे बेटा इंटेंसिटी के बारे में बात भी कर लेते हैं। तो अगर हम लोग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा A1 प्लस A2, ठीक है। एंड जो हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू √I1 प्लस √I2 एंड इसका होल स्क्वायर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो ए मिनिमम विल बी द डिफरेंस ऑफ दीज टू, मॉड लगाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा बड़ा होगा। एंड मिनिमम इंटेंसिटी जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू √I1 माइनस √I2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन था मैक्सिमम मिनिमा की, और यहाँ से जो हम लोग एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के बारे में बातें करते हैं, ठीक है। बेटा यहाँ पे कुछ फॉर्मूले को हम लोग और थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि इफ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू स्मॉल a, लेट्स से, तो जो रिजल्टेंट हो जाता है दैट इज इक्वल टू 2a cos 5/2, फर्स्ट रिलेशन। एंड अगर एम्पलीट्यूड सेम है बेटा तो इंटेंसिटी भी इसका मतलब सेम होगी, क्योंकि I इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, तो I1 इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0। तो बेटा जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगी I रिजल्टेंट दैट विल बी इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इफ मैक्सिमा होता है, इफ मैक्सिमा, तो रिजल्टेंट विल बी 2a, एंड और इफ मिनिमा परसिस्ट, यानी कि अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा दैट इज 0, ठीक है। एंड अगर इंटेंसिटी की बात करते हैं तो दिस विल बिकम 4I0 एंड दिस विल बिकम 0, ठीक है। तो अगर हमारा इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड इक्वल है तो इन दैट केस जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी दैट इज 4I0, मिनिमम कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। तो इंटरफेरेंस के लिए मैं छोटा सा एक नोट लिख देता हूँ। सो नोटिस कि इंटरफेरेंस इज redistribution of energy. Interference is redistribution of energy, and it does not violate law of conservation of energy, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। दिस इज द थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आपको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। YDSC बेटा, सो YDSC सेटअप वी हैव। तो YDSC सेटअप के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि दो ऐसे स्लिट्स लेते हैं, नैरो स्लिट्स, एंड यहाँ पर हम लोग एक सोर्स लेते हैं, एंड इस सोर्स के खुद का वेव फ्रंट होगा लाइक दिस, एंड इस वेव फ्रंट के दो अलग अलग हिस्सों से जो सोर्स बन रहे होंगे, एक ही वेव फ्रंट के दो अलग अलग हिस्से लिए, एंड ये आपस में क्या करेंगे, एक सोर्स का काम करेंगे खुद का, सेकेंडरी सोर्स। हम जानते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज सेकेंडरी सोर्स। तो अब ये खुद का सोर्स का काम करेंगे, तो भाई ये अपना खुद का वेव फ्रंट बनाएंगे, एंड जिसकी ऐसे ये अपना वेव फ्रंट बनाएगा, एंड जब ये वेव फ्रंट बनाएगा तो इनका वेव फ्रंट आपस में क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा आपस में, ठीक है, ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास एनर्जी का क्या हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। एंड ड्यू टू दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे अगर स्क्रीन लगाते हैं तो बेटा स्क्रीन के ऊपर हम लोग क्या कर पाते हैं,
एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पाते हैं जो कि हमारा डार्क और ब्राइट पैटर्न का होता है, ठीक है। पैटर्न हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं। सो उस पैटर्न के रिगार्डिंग हम लोग सारे इर्द गिर्द बात करेंगे, क्या क्या उस पैटर्न के अंदर है, क्या क्या चीज़ें होती है ना, कौन सी चीज़ क्या कहलाती है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई YDSC का यहाँ से पार्ट। तो मैं एक बार दोबारा से थोड़ा सा साफ सुथरा सा डायग्राम बना लेता हूँ, एक छोटा सा। सो लेट्स से कि दिस इज द स्क्रीन, यहाँ हमारे पास स्क्रीन है एंड यहाँ पर हमारे पास दो नैरो स्लिट्स हैं इस तरीके से, ठीक है। एंड ये इसकी सेंटर लाइन है, दिस इज द सेंटर लाइन लाइक दिस। एंड लेट्स से कि यहाँ पर आपने कोई सोर्स रखा था एंड ये सोर्स आपने इस तरीके से रखा है कि ये इक्विडिस्टेंस है, यानी कि SS1 इज इक्वल टू SS2। हमारे सिलेबस में जो है बेटा यही वाला है, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि जब ये दोनों स्लिट से क्या है, इक्विडिस्टेंस है, ठीक है। नाउ अब जब हम लोग यहाँ पर कहीं पॉइंट देखते हैं तो बेटा जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है S1 का है, जितना डिस्टेंस S1 से यहाँ तक का है उतना ही डिस्टेंस S2 से यहाँ तक का है, ठीक है, क्योंकि S1 S2 से मिड पॉइंट पर है ना, ये लाइन जो सेंटर लाइन है मिड पॉइंट पर है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं होगा। सो लेट्स से दिस पॉइंट इज सम O पॉइंट बोल देते हैं, सेंटर पॉइंट हमारा कोई O बोल देते हैं, एंड एट दिस पॉइंट पाथ डिफरेंस इज 0। पाथ डिफरेंस 0 है तो बेटा फेज डिफरेंस 0 होगा, एंड अगर फेज डिफरेंस 0 है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एंड इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं, दिस पॉइंट O इज नोन एज सेंट्रल मैक्सिमा और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। एंड नाउ किसी भी पॉइंट पर अगर लेट से यहाँ पर देखेंगे तो नाउ वी कैन सी देयर इज अ पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा, पाथ डिफरेंस आ जाएगा। सो बहुत सिंपल है कि अगर हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं या यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो S1 को ऑब्वियस सी बात है P तक पहुँचने में थोड़ा कम चलना पड़ेगा, जबकि S2 को जो है थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो बेटा ये देख सकते हैं कि ये हो जाएगा पाथ डिफरेंस। दिस इज द पाथ डिफरेंस एंड ड्यू टू दिस पाथ डिफरेंस देयर इज अ फेज डिफरेंस। नाउ फटाफट से ये स्मॉल d है, दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन, ये कैपिटल D है। तो स्मॉल d इज separation between the slits, separation between the slits, and capital D is distance of screen from the slit, distance of screen from slits, ठीक है। एंड लैम्डा जो है हमारी वेवलेंथ है, ठीक है, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। नाउ अगर ऐसा है तो बेटा अब हमारे पास कुछ मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशंस बनती हैं, सब बनती हैं। एंड अगर लेट से कि हम बोलते हैं कि यहाँ से वाई डिस्टेंस पर है तो सबसे पहला कंडीशन जो आपको याद होनी चाहिए वो होती है पार्ट डिफरेंस की। पार्ट डिफरेंस इज वाई स्मॉल d बाई कैपिटल D, ये होगा पार्ट डिफरेंस। एंड यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस है अगर इस एंगल को थीटा बोलते हैं एंड ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो एंड अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करता हूँ तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। वाई? बिकॉज ये जो हमारा कैपिटल D है ये बहुत बड़ा है किससे, स्मॉल d से, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन पार्ट डिफरेंस की, पार्ट डिफरेंस इज डेल्टा x इज इक्वल टू वाई डी बाई डी। एंड यहाँ से अगर आप डेल्टा x लिखोगे, अगर ये d है ये थीटा है तो दिस इज इक्वल टू d साइन थीटा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू d साइन थीटा। चलिए
सो अगर आपको पार्ट डिफरेंस मिल गया है भाई, फाइनल कंडीशन पार्ट डिफरेंस की याद इट इज वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, ये आपको याद करनी चाहिए। अब अगेन कंडीशन मैक्सिमा की जानते हैं हम लोग, पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, एंड अगर पार्ट डिफरेंस की वैल्यू हम ये भी जानते हैं इट इज वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, तो हम लोग यहाँ से पोजीशन ऑफ मैक्सिमा लिख पाएंगे, दैट इज पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। so yn this is equal to n capital D small d, capital D lambda by small d, this is the position of the maximum, ठीक है। and distance between two consecutive bright fringe is d lambda by d, ठीक है। तो this we can also find, तो पोजीशन ऑफ मैक्सिमम पता चल गई अपने को, ठीक है। यहाँ से ऐसे हम लोग पोजीशन ऑफ मिनिमा भी निकाल सकते हैं। वी नो दैट पार्ट डिफरेंस जो होता है इसके लिए होता है 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, एंड पार्ट डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास है y स्मॉल d बाई कैपिटल D। सो पोजीशन ऑफ मिनिमा दिस विल बी 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D बाई ट्वाइस ऑफ स्मॉल d, दिस इज द पोजीशन ऑफ द मिनिमा। तो कहाँ पर मिनिमा होंगे ये इसकी पोजीशन हम निकाल सकते हैं। कहाँ से है ये? फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा ऑन ईदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज लिख देते हैं CBF, ऑन ईदर साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, यानी कि ऊपर नीचे दोनों तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशंस को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ कंडीशंस हैं फॉर दिस स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए। भाई अगर इंटरफेरेंस पैटर्न आपको सस्टेन करना चाहिए तो कंडीशन क्या है कि दो लाइट सोर्स जो है मस्ट बी कोहेरेंट, सेकेंड सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ, क्योंकि अगर वेवलेंथ अलग अलग होगी तो फिर अलग अलग जगह पे क्या बनेंगे, मैक्सिमा मिनिमा बन रहे होंगे, तो मल्टीपल पैटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। टू लाइट सोर्सेज मस्ट बी इक्वली ब्राइट होंगे तो हमारा कंट्रास्ट अच्छा होता है, एंड कंट्रास्ट अच्छा होगा तो हम लोग विजिबली देख पाएंगे कि कहाँ मैक्सिमम बन रहा है कहाँ मिनिमम बन रहा है, ठीक है। आई से एंड नेक्स्ट इज द टू लाइट सोर्स मस्ट बी नैरो होना चाहिए ताकि अच्छा सस्टेन पैटर्न बन सके, अदरवाइज आपको इंटरफेरेंस दिखेगा ही नहीं। विड्थ के साथ क्या रिलेशन है भाई? विड्थ का ये रिलेशन है कि अगर W1 W2 जो है विड्थ ऑफ द टू स्लिट्स है, विड्थ का मतलब है कि अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास स्लिट्स है, तो ये जो विड्थ है दैट इज W1, ये जो विड्थ है लेट्स से W2, एंड जितना ज़्यादा विड्थ होगा उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, इंटेंसिटी आती है। तो I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ देती है, ठीक है, एंड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है बेटा, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। सो I1 by I2 this will be equal to W1 by W2 and this will be equal to A1 का स्क्वायर अपॉन में A2 का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द रिलेशन विद द विड्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल बनते हैं इससे। चलिए शेप्स ऑफ द फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन, शेप कैसी होगी फ्रिंजेस पर बेटा? फ्रिंजेस की जो शेप होगी दैट इज हाइपरबोला, ठीक है। कैसी होती है? हाइपरबोला होती है, ठीक है, ध्यान रखना स्ट्रिक्टली हाइपरबोला। लेकिन अगर स्क्रीन बहुत दूर हो जाए, ठीक है, स्क्रीन इज प्लेस्ड एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट्स, द हाइपरबोला जो है वो कैसे दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। तो लेकिन अगर इन जनरल कोई पूछे कि भाई शेप कैसी है, तो शेप इज हाइपरबोलिक। वाई? क्योंकि पार्ट डिफरेंस इज कांस्टेंट, डेल्टा एक्स इज कांस्टेंट, ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रिंज विड्थ, तो बेटा पूरे की जो विड्थ होती है फ्रिंज विड्थ वो क्या रहती है, सेम रहती है। एंड फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है एक मैक्सिमा से लेके दूसरे मैक्सिमा तक का डिस्टेंस, और एक मैक्सिमा से दूसरे मैक्सिमा तक का जो डिस्टेंस होगा, या एक मिनिमा से दूसरे मिनिमा का जो डिस्टेंस होता है दैट इज डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। ये जो डिस्टेंस होता है दिस इज डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंज विड्थ इज डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive मैक्सिमा और मिनिमा। एंड एक और नोट करने वाली बात, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद अगर ये हमारी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है तो बेटा ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट डार्क, एंड ये क्या हो जाएगी फिर फर्स्ट मैक्सिमा, फिर ये क्या हो जाएगी हमारी सेकंड डार्क, फिर हो जाएगी सेकंड मैक्सिमा। तो इसका मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद पहले डार्क आएगा, फिर ब्राइट आएगा, फिर डार्क आएगा, फिर ब्राइट आएगा, ठीक है।
तो कीप दिस इन माइंड। एंड फ्रिंज विड्थ को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा बीटा से, एंड दिस बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो ये आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पहली बात तो, एंड दूसरा किस किस पर डिपेंड कर रहा है पता चल रहा है। नेक्स्ट इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अगर एंगुलर फ्रिंज विड्थ देखते हैं तो अगर लेट्स से कि ये हमारी कोई विड्थ फ्रिंज विड्थ है, दिस इज द फ्रिंज विड्थ, एंड सेंटर लाइन जो थी हमारी वहां से हम देखते हैं कि भाई कितना एंगल बना रहा है वहां पर ये, तो ये जो एंगल बनाया है इसने अल्फा, ये हमारा निकाल सकते हैं। एंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस बीटा बाई डी दिस इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, और अल्फा जो भी आप लिखना चाहो उसको। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ अगर थीटा लिखता हूँ तो बीटा बाई डी इज थीटा, एंड बीटा की वैल्यू हम जानते हैं, सो बीटा बाई डी, एंड बीटा की वैल्यू जानते हैं, इट इज डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो यहाँ से डी डी कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो है वो क्या हो जाएगी, इट इज लैम्डा बाई स्मॉल डी, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला, दैट इज आई इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट i1 i2 cos phi मैं बता चुका हूँ। एंड इफ अगर दोनों बराबर हो जाते हैं, इफ i1 इक्वल टू i2 इक्वल टू i नॉट, तो इन दैट केस i जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा 4i नॉट cos स्क्वायर phi बाई 2 के, ठीक है। तो चलिए बाइक्रोमेटिक रेज अगर हो जाए, यानी कि दो से ज्यादा वेवलेंथ हो जाए, या दो वेवलेंथ हो जाए, एक से ज्यादा वेवलेंथ, दो वेवलेंथ हो जाती है, तो दो वेवलेंथ हो जाती है तो भाई कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखी होगी कि लेट्स से कि एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि फिफ्थ मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 कोइंसाइड्स विद द थर्ड मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2, है ना, ऐसा कुछ दे देता है। या फिर एग्जांपल ऐसा दे सकता है कि बोल सकता है कि भाई थर्ड डार्क फ्रिंज of lambda 1 is coinciding with the second maxima of lambda 2, तो ऐसा कुछ दे सकता है आपको, है ना। तो जब आपको ऐसी कंडीशन दे देगा तो बस आपको क्या करना है, दोनों का y इक्वेट कर देना है, ठीक है, y लैम्डा 1 का और y लैम्डा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, उन दोनों को क्या कर देना है, आपको इक्वेट कर देना है। तो अगर मैं लेट से मैक्सिमा इक्वेट करता हूँ, इफ मैक्सिमा आर कोइंसाइडिंग, if maxima are coinciding, example ले रहा हूँ, that is n1 d lambda 1 upon d, this is equal to n2 d lambda 2 by d, तो d by d कैंसिल हो जाएगा, यानी कि n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2। आप सवाल डायरेक्टली यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन के लिए, ठीक है। तो जो भी कंडीशन आपको दे रखी होगी उस कंडीशन के हिसाब से आपको वहाँ पे सोचना पड़ेगा कि भाई क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नाउ शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल ब्राइट। अगर लेट से हमारे पास ऐसे कोई लेट से इस तरीके से हमारे पास एक पैटर्न है, एंड मैंने यहाँ पर कोई ऐसे ग्लास प्लेट रख दी है ना, तो अब ग्लास प्लेट अगर आ गई है तो इसका जो ऑप्टिकल पाथ है वो चेंज हो जाएगा, एंड अगर ऑप्टिकल पाथ चेंज हो जाएगा तो उसकी वजह से जो है हमारा पैटर्न जो है वो शिफ्ट करता है। अब मैंने अगर ऊपर प्लेट लगाई है तो पैटर्न जो है वो पूरा का पूरा ऊपर शिफ्ट होगा, यानी कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो पहले यहाँ थी अब वो नई पोजीशन पे पहुंच जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी। दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, दिस इज द न्यू पोजीशन। एंड ऐसे ही अगर हमने नीचे लगाई होती, अगर हमने ऐसे नीचे लगाई होती यानी कि इसके आगे लगाई होती, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो पहले यहाँ थी अब वो कहीं नीचे पहुंच जाती, ठीक है, दिस इज द न्यू पोजीशन। तो इसका मतलब ये कि जिधर की तरफ लगाओ तो किधर उधर पहुंचेगी। सेकंड कितना पहुंचेगी, तो ये शिफ्ट कर जाती है इतना कितने से, दैट इज d बाई डी म्यू माइनस 1 इंटू में t, दैट इज कैपिटल D बाई स्मॉल d म्यू माइनस 1 इंटू में t, ठीक है। तो कैपिटल D स्मॉल d जानते ही हैं, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्लेट, ठीक है, एंड t इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट, दिस इज द थिकनेस ऑफ प्लेट, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। चलिए अगर आप वाईडीसी सेटअप को उठा के पानी में ले जाएंगे तो क्या होगा भाई, वाईडीसी सेटअप को उठा के पानी में लेके जाओगे सिर्फ एक ही चीज चेंज होगी, दैट इज लैम्डा।
लैम्डा जो है वो लैम्डा बाय म्यू हो जाएगा। अगर किसी मीडियम में लेके जाते हो तो लैम्डा जो है वो क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय म्यू हो जाएगा। एंड लैम्डा बाय म्यू हो जाएगा तो जहां जहां पे लैम्डा आता है वहां वहां पे क्या रखना पड़ेगा, म्यू रखना पड़ेगा। तो एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। अब मैक्सिमा की पोजीशन में लैम्डा आता है, बिल्कुल आता है, तो नई पोजीशन क्या हो जाएगी, दैट इज एन डी लैम्डा बाय म्यू डी, ये नई पोजीशन हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल, लेट्स से फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं, तो बीटा, तो बीटा डैश जो है वो क्या हो जाएगा, दैट इज डी लैम्डा बाई म्यू डी, यानी कि बीटा बाई म्यू। तो इसका मतलब जहां जहां पे लैम्डा आ रहा है वहां वहां पे अपने क्या कर देना है, बाई म्यू से डिवाइड कर देना है, ठीक है। नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन द स्क्रीन इन द वाईडीएससी, कितने मैक्सिमा या मिनिमा बनेंगे, तो ये दो बातों पर डिपेंड करता है कि भाई एक्चुअल में हमारे पास तो जो स्क्रीन है ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो हमारी फिक्स है। तो स्क्रीन की जो लेंथ है दैट इज एल, एंड स्क्रीन की लेंथ अगर एल है, स्क्रीन की लेंथ अगर एल है तो बेटा हमारे पास जो है इसकी विड्थ होती है बीटा। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो बनेंगे, नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो बनेंगे, अगेन रिपीटिंग, दैट इज नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो बनेंगे दैट विल बी इक्वल टू एल बाई बीटा। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे मैक्सिमा और मिनिमा की बात करी जा रही है तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए आप क्या कर सकते हो, जो पार्ट डिफरेंस हम लोग लिखते हैं, एंड पार्ट डिफरेंस हम लोग लिखते हैं एन लैम्डा, एंड इस पार्ट डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकाल लेंगे हम लोग फेज डिफरेंस निकालते हैं, है ना। तो फेज डिफरेंस जो आता है दैट इज 2n पाई, ठीक है, दिस इज फेज डिफरेंस इज 2n पाई, इस तरीके से। एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा उधर की तरफ लेके जाऊं तो पार्ट डिफरेंस जो है दैट इज डी साइन थीटा था, एंड डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है दैट इज एन लैम्डा बाई डी। अब ये आपको रिलेशन मिल गया। हम एक और चीज जानते हैं कि भाई साइन थीटा जो है इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, वो हमेशा 1 से छोटा ही होगा, -1 से 1 के बीच में होता है। तो n की वैल्यू जो है वो इस तरीके से होगी कि लैम्डा बाई डी जो है वो हमेशा जो है, मतलब ये साइन थीटा की वैल्यू जो है हमेशा 1 से क्या रहे, छोटी रहे। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रिंजेस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से लैम्डा इज, लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं, सम 1 माइक्रोमीटर, लेट्स से एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट लाइक, ठीक है। एंड d की वैल्यू इज सम लेट्स से 1 mm, ठीक है, 1 mm। सो अब n की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, तो इसके हिसाब से भाई साइन थीटा जो हो जाएगा, साइन थीटा इज n, लैम्डा की वैल्यू इज 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर यानी कि 10 टू द पावर -6, एंड d की वैल्यू इज 1 mm यानी कि 10 टू द पावर -3। तो अब ये साइन थीटा इज इक्वल टू n इंटू में 10 टू द पावर -3 बच रहा है। अब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, साइन थीटा मैक्सिमम इज 1, तो दिस इज n इंटू में 10 टू द पावर -3, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। तो थ्योरेटिकली इतने दिखेंगी, थ्योरेटिकली इतने मैक्सिमम तक जा पाएगा, ठीक है। लेकिन अगेन लेंथ ऑफ द स्क्रीन इज ऑल्सो लिमिटेशन, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो दिखाई देंगे दैट इज एल बाई बीटा, ठीक है, कीप दिस इन माइंड। चलिए, वाईडीएससी इन प्रेजेंस ऑफ द व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट के प्रेजेंस में वाईडीएससी कैसा होगा। सो वाईडीएससी इन प्रेजेंस ऑफ व्हाइट लाइट, तो बेटा व्हाइट लाइट के प्रेजेंस में वाईडीएससी का मतलब है कि जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है, जो बातें याद करनी है, द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है वो स्टिल बी वाइट इन कलर, वो अभी भी क्या होगी, वाइट इन कलर होगी, क्योंकि पार्ट डिफरेंस क्या है, 0 है सबके लिए, ठीक है। एंड अदर फ्रिंजेस जो होंगी वो क्या होंगी, मैक्सिमा। अदर फ्रिंजेस जो होंगी वो कैसी होंगी, कलर्ड फ्रिंजेस होंगी, ठीक है, कैसी होंगी, कलर्ड फ्रिंजेस होंगी। तो कीप दिस इन माइंड कि अदर फ्रिंजेस जो होंगी वो कैसी होंगी, कलर्ड फ्रिंजेस होंगी, और सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो क्या होगी, व्हाइट कलर की होगी। इसके अलावा आपके और सिलेबस में कुछ आएगा नहीं, ठीक है। चलिए, then we have the diffraction. So diffraction is the bending of the light near the edges and the corner obstacle and spreading into the region of geometrical shadow. भाई अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तो लाइट तो सिर्फ यहाँ, अगर ऑब्स्टिकल है तो लाइट ऐसे जानी चाहिए, एंड यहाँ पे ऐसे जानी चाहिए, तो बीच में शेडो बनेगी। लेकिन यहाँ पे लाइट क्या कर जाती है, ऐसे बेंड कर जाती है,
एंड ड्यू टू दिस बेंडिंग लाइट जो है वो कहाँ पहुंच जाती है बेटा, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन के अंदर भी पहुंच जाती है। एंड ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन के अंदर पहुंचने का मतलब क्या है कि वहां पर हमारे पास जो है आपके पास लाइट पहुंच रही है, तो लाइट पहुंची कैसे, बेंडिंग की वजह से, और इस बेंडिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देन हमारे पास दो तरह के डिफ्रैक्शन होते हैं। पहला डिफ्रैक्शन इज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है, पहला डिफ्रैक्शन इज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एंड सेकंड इज द फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर होता है कि जहां पर हमारा पैटर्न इस तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है कि सोर्स इज एट इफेक्टिवली, सोर्स इफेक्टिवली किस पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है फ्रॉम द डिफ्रैक्शन सिस्टम। फॉर एग्जांपल कि लेट्स से कि अगर मैं एक लेंस यहाँ रखता हूँ एंड लाइट जो है इसके सोर्स जो हमारा इसके फोकस पर रख देता हूँ, तो फोकस पर आएगी तो कैसी रहेगी, पैरेलल। एंड अगर मैं यहाँ पे लेट से कोई स्लिट रख देता हूँ तो यहाँ पे इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा हो गया, प्लेनर वेव फ्रंट हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे स्क्रीन, तो अगर स्क्रीन पे मैं देखूँ तो स्क्रीन के लिए तो क्या लग रहा है कि भाई यहाँ से पैरेलल लाइट आ रही है, और पैरेलल लाइट का मतलब क्या है कि सोर्स कहाँ पर है, इंफिनिटी पर है। एक्चुअल में इफेक्टिवली नहीं है, डिस्टेंस हो सकता है 1 मीटर 2 मीटर का हो, बट लेकिन हमारे पास इफेक्टिवली दिख क्या रहा है कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है क्योंकि वो पैरेलल आ रहा है। तो ऐसा जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है वो हमारा क्या है, फ्रॉनहोफर। एंड जहां पे फाइनाइट होता है बेटा उसको कहते हैं फ्रेस्नेल, और ये हमारा सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो दिस इज नॉट इन सिलेबस। ओके, चलिए, तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर सेम बातें हैं सारी की सारी। इसके अंदर भी सेंट्रल मैक्सिमा होता है, अल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा बनते हैं। कंट्रास्ट यहाँ पर कम होता है क्योंकि ब्राइटनेस जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई यहाँ पर इक्वल इंटेंसिटी के मैक्सिमा नहीं होते हैं, ठीक है। मैक्सिमा आर नॉट ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, इक्वल इंटेंसिटी के मैक्सिमा यहाँ पर नहीं बनते हैं, ठीक है। चलिए, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन फर्स्ट। अब इसमें होता क्या है कि देख लेते हैं कि भाई सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के अंदर हम लोग बोलते हैं कि एक हमारे पास एक ही स्लिट है इस तरीके से, और यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन है, यहाँ पे सोर्स है, एंड सोर्स को रखा है ऐसा कि वो पैरेलल बना देगा इसके ऊपर लेंस के गिरने के बाद। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट इज प्लेनर। अब इस प्लेनर वेव फ्रंट से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पैटर्न बनाते हैं कैसे कि भाई इंसिडेंट वेव फ्रंट की वजह से यहाँ पे अलग अलग सोर्स बनेंगे, और ये सारे अपने अपने क्या कर रहे होंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट, इनका इंटरफेरेंस। तो बेसिकली सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के अंदर भी क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, इट इज अगेन इंटरफेरेंस, बट नॉट एज इन YDSC। रीजन क्या है, क्योंकि YDSC के अंदर क्या किया था कि भाई एक सोर्स से दो सोर्स बनाए थे और उनका आपस में क्या कराया था, इंटरफेरेंस कराया था। यहां पर जो इंटरफेरेंस कराते हैं टू पार्ट्स ऑफ सेम वेव फ्रंट, टू पार्ट्स ऑफ सेम वेव फ्रंट, सेम वेव फ्रंट के दो पार्ट्स का क्या कराते हैं, इंटरफेरेंस कराते हैं। तो दिस इज सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, लेकिन होता यहाँ पर भी क्या है, इंटरफेरेंस ही है, ठीक है। चलिए, टर्मिनोलॉजी के लिए यहाँ पे हमारे पास सेपरेशन तो कैपिटल D ही रहेगा। जो स्लिट की विड्थ है वो A है, ठीक है, दिस इज द स्लिट विड्थ, ठीक है, स्लिट विड्थ, दिस इज A, ठीक है। डेरिवेशन हमें किसी का करना नहीं है तो सीधा पॉइंट पर आते हैं। तो पॉइंट क्या कहता है कि भाई मिनिमा कहाँ पर मिलेगा, तो पोजीशन ऑफ मिनिमा जो है वो हमारे पास आ जाएगी कितनी, दैट इज n d लैम्डा बाई a, n d लैम्डा बाई a, यानी कि इस पोजीशन में जहाँ पे पहले मैक्सिमम मिल रहा था वहाँ पे अपने क्या मिल रहा होगा, मिनिमा मिल रहा होगा, ठीक है। वहाँ पे अपने क्या मिल रहा होगा, मिनिमा मिल रहा होगा, ठीक है। एंड पार्ट डिफरेंस के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो डेल्टा x दिस इज इक्वल टू a sin थीटा एंड दिस इज इक्वल टू a sin थीटा एंड दिस इज इक्वल टू n लैम्डा, यानी कि sin थीटा जो है दैट इज इक्वल टू n लैम्डा बाई a। आप इस रिलेशन से भी क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा बाई a, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर पोजीशन निकाल सकते हैं, ठीक है, एंगुलर पोजीशन निकाल सकते हैं। लीनियर पोजीशन के लिए आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, दिस इज द लीनियर पोजीशन, इसके लिए आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। n की वैल्यू इज 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से। और लेट्स से 1 से ही कर लेते हैं क्योंकि 0 रखने पे तो गड़बड़ लगती है,
क्योंकि 0 रखने का मतलब हो जाता है सेंट्रल वाला, तो वो छोड़ दो, तो 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो फर्स्ट मिनिमा इज, सो एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, पहले मिनिमा की एंगुलर पोजीशन इज लैम्डा बाई ए, ऐसे ही सेकेंड मिनिमा की 2 लैम्डा बाई ए एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप यहां से इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी पोजिशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, यहाँ पे हम लोग सेकेंडरी मैक्सिमा का इस्तेमाल करते हैं। वाई सेकेंडरी मैक्सिमा? क्योंकि इंटेंसिटी सबकी सेम नहीं होती है। सो साइन थीटा एन, दिस इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2a, लाइक दिस। तो ये हमारे पास एंगुलर पोजीशन हो जाएगी, जैसे तो एंगुलर पोजीशन, जहां पर n जो है वो आपका वेरी करेगा 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हम लोग बोल पाएंगे कि साइन थीटा एन दिस इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2a फॉर द फर्स्ट, 5 लैम्डा बाई 2a फॉर सेकेंड, 7 lambda by 2a for third and so on. This is for the first maxima, this is second maxima, this is third and so on, ठीक है। एंड अगर हम लोग लीनियर पोजीशन की बात करना चाहते हैं तो दिस विल बी 2n प्लस 1 d लैम्डा बाई 2a, ठीक है, जहां पे अपने को मिनिमा मिल रहा था YDSC में, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इंटेंसिटी जो होती है वो वेरी करती है, समथिंग लाइक दिस, सेंट्रल मैक्सिमा ऐसा सा, फिर हमारा सेकेंडरी मैक्सिमा इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। दिस इज द पैटर्न, ठीक है, बहुत ही ऐसे पैटर्न बनता है। यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम, एंड इस पॉइंट पर फिर ऐसे इंटेंसिटी घटती चली जाती है, ठीक है। सो ये हमारे पास d लैम्डा बाई ए एंड ये भी हमारे पास d लैम्डा बाई ए। तो बेसिकली जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ होती है दिस इज 2d लैम्डा बाई ए। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज 2d लैम्डा बाई ए, ठीक है। और अगर एंगुलर विड्थ की बात करेंगे, angular width of central maxima, central right fringe is 2 lambda by a, ठीक है। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिफरेंस है YDSC और डिफ्रैक्शन में कि YDSC के अंदर सबका क्या होता है, सेम होता है, जबकि यहाँ पर सेंट्रल वाला डबल होता है बाकी सबके, ठीक है, सेंट्रल वाला डबल होता है बाकी सबके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो लीनियर विड्थ इज 2d लैम्डा बाई ए एंड एंगुलर विड्थ इज d लैम्डा बाई ए, मतलब 2 लैम्डा बाई ए, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एंगुलर विड्थ भी आ गई यहाँ पे, दैट इज 2 लैम्डा बाई ए, ओके। चलिए पैटर्न में सिखा चुका हूँ आपको, ठीक है। इंटेंसिटी का जो रेशियो होता है मैक्सिमास का, दैट इज समथिंग लाइक दिस, रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी, रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज। अगर मैं कहूँ कि भाई सेंट्रल वाला I0 है, तो उसके बाद वाला I0 बाई 21 होगा, फिर I0 बाई 61, फिर I0 बाई 122 एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ पॉसिबल मैक्सिमम और मिनिमम जो हम लोग निकालते हैं, अगेन दैट इज, हमें पता है कि पार्ट डिफरेंस a साइन थीटा n दिस इज इक्वल टू n लैम्डा। तो साइन थीटा n यहाँ से आ जाएगा n लैम्डा बाई a, ठीक है। एंड कीप दिस इन माइंड कि साइन थीटा n जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, हमेशा 1 होगा, इससे आपका n निकल जाएगा। चलिए इतना ही था हमारा डिफ्रैक्शन के अंदर। लास्ट इज पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन में क्या है कि भाई मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी थी अपनी, जिसके अंदर बोला गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर मूव करते हैं, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। दे आर सेल्फ प्रोपगेटिंग। सेल्फ प्रोपगेटिंग का मतलब
इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, यानी कि सेल्फ प्रोपोगेटिंग होते हैं, ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट किसे कहते हैं? जो मल्टीपल प्लेन में क्या करती है, वाइब्रेट करती है, एक प्लेन में नहीं होती, मल्टीपल प्लेन में होती है। उसको सिंबल जो है वो समथिंग लाइक दिस होता है, स्टार टाइप से बनाते हैं, इसको स्टार कहते हैं। वाई स्टार? क्योंकि इसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है एट राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन, हर डायरेक्शन में इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ क्या करता है, ये मूव करता है, तो इसलिए हम स्टार जैसा बनाते हैं, ठीक है। देन वी हैव प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही प्लेन में है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है, ये प्लेन है जिसमें वाइब्रेट कर रही है। सो सिंबल ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज लाइक दिस, कि आप ऐसे एरो बनाते हैं और ऐसे इस तरीके से, यानी कि आप हर तरीके से नहीं दिखाते हैं इसको, है ना। यहाँ पे पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या है कि जो हमारी वाइब्रेशंस है वो कन्फाइंड हो जाती है सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। अगर ये वेव ऐसे जा रही है तो ये उसके परपेंडिकुलर प्लेन है, तो लाइट सिर्फ और सिर्फ उसकी वाइब्रेशन जो होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, वो सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। देन वी हैव पोलराइजर्स और एनालाइजर। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अनपोलराइज्ड लाइट है एंड मल्टीपल प्लेन्स के अंदर लाइट जा रही है, ठीक है। अब जब पास करेगी तो हमारे पास यहाँ पर ये वर्टिकल लगा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन एक्सिस, और ये जो ट्रांसमिशन एक्सिस है ये वर्टिकल है। एंड अगर ये वर्टिकल है तो बेटा ये सिर्फ और सिर्फ इस वर्टिकल प्लेन को क्या करने देगा, पास करने देगा, बाकी सारे प्लेन को क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। तो वर्टिकल ऑसिलेशंस ट्रांसमिट क्यों हुए हैं? क्योंकि ट्रांसमिशन एक्सिस जो है वो भी कैसी है बेटा, वर्टिकल है, ठीक है। सो जब इससे पास करेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में अपने पास लाइट आएगी। एंड अगर पोलराइजर एनालाइजर के पैरेलल लगा हुआ होगा तो जो इंटेंसिटी यहाँ पर मिलेगी बेटा वही इंटेंसिटी यहाँ पर मिलेगी, नो चेंजेस, ठीक है। इस केस में कोई चेंज नहीं होगा, क्लियर है। तो कीप दिस इन माइंड कि एनालाइजर और पोलराइजर का काम क्या है, पोलराइज करता है, एनालाइजर क्या करता है, एनालाइज करता है कि लाइट पोलराइज हुई या नहीं हुई, ठीक है। चलिए दो डेफिनेशंस हैं, बेसिक डेफिनेशन कि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अगर कोई इमेजिनरी प्लेन है इन अ क्रिस्टल कंटेनिंग द वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर इन पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट होने के बाद जिस प्लेन में लाइट वाइब्रेट करती है उसको हम लोग कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। एंड जिस प्लेन में लाइट उसकी ब्लॉक हो चुकी है, अब वो नहीं जा पा रही है, ठीक है। सो इमेजिनरी प्लेन इन द क्रिस्टल कंटेनिंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज डिफाइंड एज द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। यानी जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है उस डायरेक्शन में, वो हमारा कहलाता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है दैट इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, एंड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है दैट इज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, लेकिन आफ्टर पोलराइजेशन, ठीक है, आफ्टर पोलराइजेशन। चलिए ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। नाउ मैलस लॉ सेज कि मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट पे आता हूँ कि लेट सपोज कि आपने यहाँ से एक एनालाइजर है, यहाँ पे कोई पोलराइजर है इस तरीके का, एंड यहाँ पर आपके पास एक स्टार है यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट है, लाइक दिस, इस तरीके से, एंड इसकी इंटेंसिटी I0 है। तो जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा बेटा तो यहाँ पर जो इसके पास आएगा वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा, एंड विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेशन एवरेज वगैरह लगा के हम लोग पता कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो इंटेंसिटी मिलेगी वो इसकी आधी मिलेगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कितना ट्रांसमिट हुआ, सिर्फ और सिर्फ 50% ही क्या हुआ, ट्रांसमिट हुआ, ओनली 50% ट्रांसमिट हुआ, ठीक है। नाउ इसके बाद अगर मैं लेट सपोज एक और पोलराइजर लगा दूं बेटा लाइक दिस, एंड ये पोलराइजर जो है ये पहले वाले की एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो अब जब लाइट पास करेगी तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली पास करेगी, एंड ये वाली लाइट की जो इंटेंसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू I0/2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड दिस इज द मैलस लॉ, दिस इज द मैलस लॉ। तो व्हाट डज मैलस लॉ स्टेट्स? मैलस लॉ स्टेट करता है कि अगर हमारे पास कोई लाइट एक पोलराइजर से पास कर रही है एंड उसके एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, ट्रांसमिशन एक्सिस का जो एंगल बना रहा है वो थीटा है, तो उस केस में कितना आएगा, I0/2 cos स्क्वायर थीटा। कीप दिस इन माइंड कि कोई भी अगर अनपोलराइज्ड लाइट किसी भी एक्सिस में, किसी भी डायरेक्शन से, अगर इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस कैसी भी होती, अगर ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है
और इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस वर्टिकल के अलावा कैसी भी होती तो उस केस में I0/2 ही आता। इसके बाद डिपेंड करता है कि भाई कितना होगा, जब वो एक प्लेन में आ जाता है उसके बाद डिपेंड करता है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जब लगाया जाता है तो ये इंटेंसिटी है आफ्टर पोलराइजेशन, ठीक है, ये वाली, ठीक है। चलिए, देन वी हैव द ब्रूस्टर लॉ। तो बेटा ब्रूस्टर लॉ क्या कहता है? ब्रूस्टर लॉ कहता है कि अगर आप एक ऑर्डिनरी लाइट यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट कराते हैं किसी मीडियम के ऊपर, लेट्स से एयर ग्लास, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई ये डेंसर मीडियम है तो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन होगा, तो कुछ रिफ्लेक्शन हुआ, कुछ रिफ्रैक्शन हुआ। तो ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये हमारी हो जाती है पोलराइज कंप्लीटली, एंड जो हमारी ये वाली रेज होती हैं रिफ्रैक्टेड वाली, ये हो जाती हैं पार्शियली पोलराइज, ठीक है, पार्शियली। और ये हमारी कैसी हो जाती है? कंप्लीटली पोलराइज्ड, कंप्लीटली पोलराइज्ड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो क्या होती हैं? कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है, ठीक है। तो ये जो एंगल है, जिस एंगल पे सब काम हुआ है बेटा, वो एंगल है हमारा कहलाता है पोलराइजिंग एंगल। क्या कहलाता है? पोलराइजिंग एंगल और ब्रूस्टर एंगल, अभी इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज ब्रूस्टर लॉ? एट अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस नोन एज पोलराइजिंग एंगल, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। जिस प्लेन में आई थी उस प्लेन में वो क्या हो जाती है? कंप्लीटली प्लेन पोलराइज हो जाती है, ठीक है। एंड जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? परपेंडिकुलर होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो एट आई पी यानी कि पोलराइजिंग एंगल, रिफ्लेक्टेड एंड refracted rays आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहीं से फिर हम लोग क्या करते हैं? इस ब्रूस्टर एंगल को निकाल सकते हैं। इसी कंडीशन को लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। एट दिस पॉइंट द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ऑर्डिनरी लाइट एट विच द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड इज कॉल्ड द पोलराइजिंग एंगल और ब्रूस्टर एंगल और एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीन नाम है इसके। एंड रिलेशन क्या है? रिलेशन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिस इज इक्वल टू tan IP, या बेसिक स्नेल्स लॉ लगा के निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि एक दूसरे क्या परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशन में आप क्या निकाल सकते हैं? बेसिक स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो म्यू इज इक्वल टू tan IP। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत काम का है, बहुत जरूरी रिजल्ट है। एंड ब्रूस्टर लॉ, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा वेव ऑप्टिक्स का रिवीजन समाप्त होता है। आई होप आप लोग अगर यहाँ तक देखा होगा तो आई होप आप लोगों को वापस सब कुछ रिवाइज हो गया होगा क्या क्या करना है, और आपको ये जरूर आइडिया लग गया होगा क्या क्या करना था हमें और क्या हमें एक्स्ट्रा पढ़ते जा रहे थे जो हमें अपने माइंड से डिलीट कर देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।